हमारा बेसिक पढ़ने का मॉड्यूल ये रहेगा कि हम चीज़ों को समझेंगे, किसी भी चीज़ को हम लोग क्रैम नहीं करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ेंगे कि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल वे होता है, जैसे अगर आप सब लोगों ने सिविक्स पढ़ा है, अगर मैं स्टार्ट करूं तो यस और नो, कौन कौन सी क्लास में पढ़ा सिविक्स? सिविक्स पढ़ा है सब लोगों ने 6th में, 7th में और 8th में। ठीक है, सो कौन बताएगा मुझे कि सिविक्स क्या होता है? व्हाट इज सिविक्स? हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, प्रॉपर नहीं बता सकते, कुछ आइडिया दे सकते हो कि सिविक्स क्या था जो आप लोगों ने पढ़ा सिविक्स? फिर 9th 10th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, तो पॉलिटिकल साइंस क्या है एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम सिविक्स, बताओगे आप? पुलकित, एम आई राइट? ओके, क्या होता है सिविक्स? पॉलिटिकल साइंस। ओके, थोड़ा सा एलोबरेट करो कि क्या होगा सिविक्स की अगर हम बात करें। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उस टाइम पे जब सिविक्स पढ़ा था? तो इसी चीज को हम बोलते हैं बेसिक फाउंडेशन, कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है हर एक चीज पे, तो वहां पे आपका दूर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। कोई भी, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम एग्जांपल लेते हैं, कोई ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, एफल टावर सुना है आप सब लोगों ने पेरिस में? ठीक है, उसका लगभग 1/3 जो है वो जमीन के नीचे है, फिर भी वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टावर है वर्ल्ड का। तो आपका बेस जो फाउंडेशन जो है वो मजबूत करना है हमें। तो आप लोगों को हर एक वर्ड जो आप पढ़ोगे, ठीक है, उसको क्रैम नहीं करना, उसको समझना है। सिविक्स इज दैट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच डील्स विद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। वो ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करती है और फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करती है। क्योंकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आप सबने पढ़ा होगा कि दैट वी हैव सम फंडामेंटल राइट। ठीक है, और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं हमारी। ठीक है, उनको ओब्लिगेशंस भी बोल देते हैं, ड्यूटीज के लिए एक वर्ड होता है ओब्लिगेशन। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो उनके साथ जो डील करती है उसको बोलते हैं सिविक्स। ठीक है, सो लिखो, क्योंकि मैंने सिविक्स से इसलिए स्टार्ट किया कि वो पहला टाइम था जब आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का कोई एक पोर्शन पढ़ना स्टार्ट किया। सो सिविक्स, व्हाट इज सिविक्स? व्हाट इज सिविक्स? Civics is that branch of political science which deals with fundamental duties, fundamental rights and duties। तो उसको हम बोलते हैं सिविक्स। ठीक है, सो हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा ग्रुप है और सिविक्स उसके अंदर एक सब ग्रुप है। ठीक है, अब हमने एक टर्म और पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। वेरी गुड। तो फंडामेंटल का अगर आपको नहीं पता था तो हम लिख सकते हो, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। कुछ ऐसे बेसिक राइट हैं जो बीइंग ए ह्यूमन हम लोगों को मिलने चाहिए, बिकॉज वी आर हियर ऑन द अर्थ। ठीक है, तो वो कुछ फंडामेंटल राइट हैं, जैसे राइट टू मूव एनीवेयर, तो हम लोग मूव करेंगे। राइट टू स्पीक, ठीक है, राइट टू लिव, राइट टू स्लीप,
ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो बीइंग ए ह्यूमन हम लोगों को चाहिए, तो वो सब फंडामेंटल राइट्स में है। हालांकि हम उनको दोबारा पढ़ेंगे, हम सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट फंडामेंटल वर्ड आया तो मैंने पूछा फंडामेंटल का मतलब क्या है। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, जो बहुत बेसिक है, जिनकी नीड रहेगी आपको, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो आप लोगों का क्या मानना है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस, जब नाम पीछे साइंस आ जाता है तो साइंस क्या होता है? साइंस क्या है? कोई नहीं, आप लोग बोलो, आप लोग गलत बोलोगे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? साइंस क्या है? साइंस वो होता है जहां पे हमें हर चीज को प्रूव करना पड़ता है, या किसी चीज को प्रूव करने के लिए उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल मतलब जिस चीज को टच कर आप महसूस कर सकते हैं वो फिजिकल है। उल्टा होता है स्पिरिचुअल, भगवान स्पिरिचुअल, और फिजिकल मतलब जो टेंजेबल है, जिसको आप अपनी सेंसेस से छू के फील कर सकते हो, फिजिकल। तो जो ये फिजिकल वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ, उस फिजिकल वर्ल्ड को, उस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिनोमिना हो रहा है, फिनोमिना एक तरह का प्रोसेस होता है, जो भी फिनोमिना हो रहा है उसको जो स्टडी करती है वो साइंस है। ये आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास तक, साइंस स्टडी फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल फिनोमिनाज, ठीक है। तो उस फिजिकल फिनोमिनाज में एक चीज और भी हो रही है, पॉलिटिक्स, जिसको हम पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस, इट इज द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है पॉलिटिकल साइंस? साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। जब मैं बोल रहा हूं साइंस, तो आपके माइंड में एक चीज बननी चाहिए कि कुछ ऐसा जिसको स्टडी करना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट इज दैट साइंस विच विल स्टडी पॉलिटिक्स, ठीक है। अब पॉलिटिक्स पे आएंगे कि पॉलिटिक्स क्या होता है। तो पॉलिटिकल साइंस समझ में आ गया क्या है पॉलिटिकल साइंस? जो साइंस पॉलिटिक्स को स्टडी करता है उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सो लिखने के लिए आप लोग ये सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? सो पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस जो सोसाइटी को स्टडी करती है, वो साइंस जो सोसाइटी को स्टडी करती है, सोशल साइंस अभी बताया। तो साइंस मतलब स्टडी करना किसी चीज को, ठीक है। तो जो सोसाइटी को स्टडी करती है उसको हम सोशल साइंस बोलते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सोशल साइंस है, ठीक है। तो इट द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इज रेफर्ड टू एज द पॉलिटिकल साइंस। तो जो पॉलिटिक्स को स्टडी करती है, गवर्नमेंट को स्टडी करती है, वो ब्रांच है सोशल साइंस की, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इट डील्स विद द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज का बना होना, मेकअप ऑफ, किस चीज से बनी हुई है, ठीक है। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट, जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट भी स्टडी करेंगे हम, क्या होता है गवर्नमेंट है जो किसी भी कंट्री में, उस कंट्री की गवर्नमेंट की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। उस कंट्री की कंपोजिशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको स्टडी करने का काम करती है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और दूसरे वे में थोड़ा सा और रिफाइंड डेफिनेशन हम लिखें, क्योंकि ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस दैट स्टडी पॉलिटिक्स। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हालांकि ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हो पॉलिटिकल साइंस इज दैट साइंस विच स्टडी पॉलिटिक्स, और द साइंस विच स्टडी पॉलिटिक्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा और डिटेल वे में हमने लिखा, फिर थोड़ा सा और डिटेल वे में लिखते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इट इज अ सोशल साइंस dealing with the system of governance and power and analysis of political activities। क्या क्या political activities हो रही हैं, elections हो रहे हैं, पार्टी बन रही हैं, वोटिंग हो रही है, ठीक है। जितनी भी political activities हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, कोई रैली हो रही है, इलेक्शन, ये सब political activities है, ठीक है। Political thoughts, political behavior,
एंड एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, उनको जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आप लिख लो, फिर मैं बताऊंगा कि हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन पे क्यों जा रहे हैं। ये दोनों डेफिनेशन आप लिख लो पॉलिटिकल साइंस की। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन से मत अंडरस्टैंड करना। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, एक स्कूल का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक प्राइवेट कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई बोल रहा है तो वो बोल रहा है सेट ऑफ रूल। और जब हम बोल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल मतलब है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने बनाए हुए हो सकते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ठीक है, उन सब के भी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, इंडिया में कौन सी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, आप लोगों ने दो नाम और भी सुने होंगे, सुने ये दोनों नाम, एनडीए एंड यूपीए। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि अमेरिका में कितनी पार्टीज हैं? 2। कौन कौन सी? एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है। ठीक है, ये चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगी। जो अभी प्रेसिडेंट है अमेरिका के, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका राइट नाउ? जो बाइडन। जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो अमेरिका एक 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, वहां पे भी मल्टीपल पार्टीज है, लेकिन बाहर से हमें देखने में लगता है कि 2 पार्टीज है। जैसे अगर कोई इंडिया से बाहर बैठा पर्सन ये देखेगा कि इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, तो फिलहाल इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ठीक है, कभी एनडीए गवर्नमेंट होती है, कभी यूपीए गवर्नमेंट होती है, फिर एनडीए, फिर यूपीए, ऐसे चलता रहता है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस का मतलब होता है ग्रुपिंग। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो ये उन सभी पार्टी का एक अलायंस है जिसमें बीजेपी प्लस उसकी अलाइड पार्टीज हैं, और ये उन सब पार्टीज का समूह है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसकी अलाइड पार्टीज है। ठीक है, और अब एक नया ब्लॉक भी बन गया है इंडिया के नाम से। ठीक है, जो इसको जिसने इसको रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। जैसे मैं तो ये पूछा था, आप लोगों को ये पता है कि एनडीए और यूपीए 2 ग्रुप हैं इंडिया में जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? सो हमने पॉलिटिकल साइंस को समझा। पॉलिटिकल साइंस वो साइंस है जो पॉलिटिक्स को स्टडी करती है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स वो एक्टिविटीज हैं जो ग्राउंड पे होती हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, जैसे पार्टी बनाना, ठीक है, रैली करना, इलेक्शन होना, इलेक्शन कमीशंस, ये जो सब प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो पॉलिटी है। प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशंस जो रियलिटी में ग्राउंड पे हो रहे हैं वो पॉलिटिक्स है। पार्टी बन रही है, रैली हो रही है, ठीक है, इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, गवर्नमेंट बन रही है, ये सब क्या है? पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिकल साइंस एक्चुअल में ग्राउंड पे दिखता है तो उसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस जितना भी पॉलिटिक्स है उसको स्टडी करता है। तो अब वो पॉलिटिक्स है क्या? जो भी चीजें एक्चुअल में ग्राउंड पे हो रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, नहीं, ये पॉलिटिक्स, हम बोलेंगे दिस इज पॉलिटिक्स। वोटिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन है इंडिया में, इलेक्शंस होंगे, ठीक है, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट रिक्रूट करते हैं, तो ये क्या है? पॉलिटिक्स है। मतलब सोशल एक्टिविटी जो भी होंगी सोसाइटी में वो पॉलिटिक्स के अंदर आती है सारी की सारी। उनसे ही पॉलिटिकल साइंस, उन सभी एक्टिविटीज को पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं कि इनडायरेक्ट हो रहे हैं, वोटिंग कौन दे रहा है, ठीक है, वोटिंग राइट किसके पास है,
जैसे हम पढ़ेंगे कि पहले स्टार्टिंग में जब वोटिंग राइट मिले थे तो वुमेन्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते थे। जब स्टार्टिंग में वोटिंग हुआ तो वोटिंग राइट सिर्फ कुछ नोबेल पर्सन्स के पास ही होते थे, सिर्फ कुछ एजुकेटेड लोगों के पास होते थे, सिर्फ कुछ ऐसे लोगों के पास होते थे जो रिच होते थे सोसाइटी में। फिर धीरे धीरे मूवमेंट्स हुई, मूवमेंट्स का मतलब है आंदोलन हुए, ठीक है, और अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को वोटिंग राइट मिले, ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि भाई जो पॉलिटिक्स ग्राउंड पे चल रहा है कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने बना ली, लेट्स सपोज आज हम सब मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो वो पॉलिटिक्स है, ठीक है। इलेक्शन होना पॉलिटिक्स है। तो जो एक्टिविटी हो रही है ना ग्राउंड लेवल पे वो पॉलिटिक्स है, और उन एक्टिविटीज को जो स्टडी करती है वो पॉलिटिकल साइंस है। क्लियर है? तो बता सकते हो कि पूछे तो कि पॉलिटिक्स क्या है, तो उसको बताओ, क्या बताओगे कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं ग्राउंड पे, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनना, इलेक्शंस में वोटिंग होना, गवर्नमेंट बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, किसी का प्राइम मिनिस्टर बनना, ये सब पॉलिटिक्स है जो एक्टिविटी हो रही है। और इन सबको स्टडी जो करता है वो क्या है? पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ किया है, द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज पॉलिटिकल साइंस। इट डील्स विद कंपोजिशन, मतलब कैसे वो बनी है, एंड द फंक्शन ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट, कंट्री में गवर्नमेंट की कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट है, ठीक है, और वो कैसी बनी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है और कहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हालांकि ये दोनों सिस्टम आप लोग पढ़ के आ चुके हो 9th और 10th क्लास में, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो बता पाओगे कि क्या होते हैं? इंडिया में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? कई लोग मिलकर रूल बनाते हैं। ओके, हाँ जी, आप क्या होता है? ओके, सिट डाउन। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहां पे है? सुना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम? यूएसए में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, चाइना में भी एक तरह का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपोजिशन है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट कैसी है, प्रेसिडेंशियल है, सेमी प्रेसिडेंशियल है, या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। ये हम पढ़ेंगे सारा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, किसको प्रेसिडेंशियल बोलते हैं, किसको सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं। लेकिन ये कंपोजिशन है अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट की। तो उसको कौन स्टडी करता है? पॉलिटिकल साइंस स्टडी करेगा उन कंपोजिशंस को। वो कंपोजिशन बनी कैसे हैं वो पॉलिटिक्स है, ठीक है। उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो पॉलिटिक्स है। वो क्या फंक्शन करेंगी? वो वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाएंगी, गवर्नमेंट स्कीम जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स है। तो जो एक्टिविटी ग्राउंड पे हो रही है दैट इज पॉलिटिक्स, और उसको जो स्टडी करता है वो पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा सा फिर हमने उसी चीज को और इन डेप्थ के साथ लिखा। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इट इज अ सोशल साइंस डीलिंग विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पावर एंड द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, की क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उनका एनालिसिस करती है, कि कैसे कैसे वो एक्टिविटी हो रही है, कैसे वोटिंग हो रही है, ठीक है, उनका एनालिसिस करने का काम पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल थॉट्स क्या क्या हैं, कौन क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, किस पर्सन के किस तरह के पॉलिटिकल थॉट्स हैं। पॉलिटिकल थॉट्स का मतलब है कि उसका पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचना है। जैसे कई बार हम लोग बोल देते हैं कि इंडिया में कहने को डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा कि इंडिया में कहने को डेमोक्रेसी है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थॉट है आपका, कि आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी बोलोगे, आपका ये बोलना है कि भाई नरेंद्र मोदी जो एज ए पीएम मुझे सही नहीं लगता। आप यू हैव ऑल राइट टू से सो, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट है। तो वो आपका पॉलिटिकल थॉट्स है। आपको लगता है मुझे राहुल गांधी अच्छा लीडर लगता है या नहीं लगता है, ये आपका पॉलिटिकल थॉट्स है। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप कह रहे हो कि फेयर इलेक्शन नहीं होते इंडिया में, ये आपका पॉलिटिकल थॉट है। तो उन सबको स्टडी करने का काम पॉलिटिकल साइंस करती है। पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है लोगों का? पॉलिटिकल बिहेवियर का मतलब है कि लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लोगों का वोटिंग पैटर्न कैसा है, आप किस चीज पे वोट देना पसंद करते हो। आप रिलीजन के बेस पे वोट दे रहे हो कि एक पार्टी रिलीजन को फेवर कर रही है मैं इसलिए उसको वोट दे रहा हूं, या एक पार्टी डेवलपमेंट कर रही है मैं उसको वोट दे रहा हूं। तो
वो वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग पैटर्न जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर है। तो उन सबको भी कौन स्टडी करेगा? पॉलिटिकल साइंस स्टडी करेगी। एंड एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन, एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी पार्टी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेट ऑफ रूल, उन सबको स्टडी करेगा पॉलिटिकल साइंस। और जितने भी लॉज हैं सोसाइटी में जिनसे सोसाइटी गवर्न होती है, चलती है, उन सबको पॉलिटिकल साइंस स्टडी करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, हालांकि हम पॉलिटिक्स दोबारा भी देखेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स अगर हम बात करें पॉलिटिक्स क्या है। सो टर्म पॉलिटिकल साइंस इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि उसको जनरली दोनों में कोई में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, लोग उसको एक्चुअली डिफरेंशिएट करके बता नहीं पाते कि भाई क्या पॉलिटिकल साइंस है और क्या पॉलिटिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक्टिविटी पॉलिटिक्स है और उन एक्टिविटीज को स्टडी कर रही है वो पॉलिटिकल साइंस है। विद पॉलिटिक्स विच इज कंसर्न विद द एक्टिविटी ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट, तो जो एक्टिविटीज के साथ डील करेगी वो क्या है? पॉलिटिक्स है। विद द एम ऑफ अचीविंग एंड यूजिंग पावर और अथॉरिटी, ठीक है, किस एम के साथ? कि या तो पावर को अचीव करना है या अथॉरिटी को अचीव करना है। अब दो वर्ड आ गए, पावर और अथॉरिटी, फर्क बता सकते हो क्या होगा? आप लोगों ने कभी सुना है कि वो पावरफुल पर्सन है या उस पर्सन के पास अथॉरिटी है? तो पावर और अथॉरिटी में छोटा सा फर्क होता है। अथॉरिटी इज लीगल पावर, अथॉरिटी इज, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास अथॉरिटी है, पावर नहीं है। जब उसको बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है, तो वी आर सेइंग वो अथॉरिटी है उसके पास। वो अथॉरिटी कहां से आई? वो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी है। ठीक है, सो लिख लो कहीं पे, लीगल पावर इज इक्वल टू अथॉरिटी। तो जो लीगल पावर होता है वो क्या होगा? अथॉरिटी होगा। पावर कोई किसी के पास हो सकती है, लेकिन अथॉरिटी सबके पास नहीं हो सकती। तो पावर को तो मिसयूज भी कर सकते हो आप, अगर आपके पास सिर्फ पावर है तो उसको मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पावर इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड कर रही है, उसका कोई लीगल बैकअप नहीं है। ठीक है, आज आप कहो कि मुझे शहर में कुछ सुधार करना है या मुझे शहर में पुलिसिंग सिस्टम को चेंज करना है, तो आप बोल सकते हो लेकिन आप कर नहीं सकते। तो आपके पास वो पावर हो सकती है लेकिन आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? लीगल बैकअप चाहिए, लॉ का बैकअप। लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स, वो बैक करेंगे आपको, तब आपके पास वो पावर होगी। जैसे जो डीसी होता है शहर में, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कई बार आता है कि डीसी ने ऑर्डर दिया है कि स्कूल्स बंद रहेंगे, तो उसके पास क्या है? अथॉरिटी है, पावर नहीं है। वो पावर जब बोल रहे हैं तो जो पर्सन्स पॉलिटिकल साइंस नहीं समझते वो उसको पावर बोलेंगे, लेकिन जिन पर्सन्स को पॉलिटिकल साइंस समझ में आता है वो क्या कहेंगे? वो अथॉरिटी है। तो कोई ऐसा बोले कि उसके पास पावर है तो आप उसको समझाओ वो पावर नहीं है, वो अथॉरिटी है। वो उस पोस्ट पे है इसलिए उसके पास वो अथॉरिटी है, वो उस पोस्ट पे नहीं होगा तो उस पर्सन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक है, सो पावर इज लीगल अथॉरिटी। तो उन चीजों को स्टडी करने, जो भी एक्टिविटीज होती हैं पावर के लिए या अथॉरिटी के लिए, वो सब स्टडी करता है पॉलिटिक्स, स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस। और जो एक्टिविटी रियली में हो रही है वो हो रही है पॉलिटिक्स से। In politics, there exist various political group of like-minded people that have a common agenda which they seek to pursue. Pursue का मतलब होता है किसी चीज को हम करना चाह रहे हैं। So like right now you are pursuing in class 11th. ठीक है, so political group of like-minded people होते हैं। जैसे बीजेपी एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है, कांग्रेस एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है, और भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या सोशल ग्रुपिंग हो जाता है, या हम फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, तो वो सब लाइक माइंडेड पर्सन्स होते हैं, एक जैसी सोच रखने वाले। कई बार हम बोलते हैं कि इसकी सोच हमसे नहीं मिलती, तो मतलब उससे मेरी बनती नहीं है क्योंकि मेरी सोच नहीं मिलती उससे। ठीक है, तो वो हो गया लाइक माइंडेड। तो पॉलिटिक्स में जनरली क्या होते हैं? लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, और वो लाइक माइंड पीपल जो हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं। और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों करते हैं? पॉलिटिकल एक्टिविटी इसलिए करते हैं ताकि वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बना सके।
सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का मतलब है कि कुछ एक पर्टिकुलर जगह को गवर्न करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना सके। ठीक है, ये लिख लो आप एक बार, इसके ऊपर लिख लेना व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो उसके बाद ये लिखना व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स विच का मतलब है कि यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है पॉलिटिक्स की। तो अब जब आगे से कोई आपको बोले कि आप कोई बात बोल रहे हो या कोई और बात बोल रहा है, कोई दूसरा पर्सन बोलता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, हम सुनते हैं ना कि पॉलिटिक्स मत करो। पॉलिटिक्स करने का मतलब क्या हो गया अब, कि कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, कोई या तो उसका कोई ऐसा थॉट है या उसका कोई ऐसा बिहेवियर है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नेंस से रिलेटेड है किसी प्लेस की। ठीक है, मतलब उसने कोई ऐसी बात बोली है जो गवर्नेंस से रिलेटेड होगी, तभी उसने बोला है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। क्योंकि पॉलिटिक्स हमने सीख लिया कि पॉलिटिक्स क्या है, उस एक्टिविटी को बोलते हैं जब कोई कर रहा है। हो सकता है उसने कोई पार्टी बनाई हो तो हम बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है। या गाँव में अगर हम देखें तो कोई सरपंच के इलेक्शंस के लिए फाइट करना चाह रहे हैं तो बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स मतलब एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटीज को जो स्टडी करेगा वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, और सिविक्स क्या है, व्हाट इज सिविक्स? हाँ, जो फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करेगा और ड्यूटीज को स्टडी करेगा वो क्या है, सिविक्स है, वो ब्रांच है। डन। देन उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट क्या है। What is government? गवर्नमेंट क्या होती है? Group of people which rule the country. Okay. इन्होंने कहा ग्रुप ऑफ पीपल विच रूल द कंट्री। सो गवर्नमेंट क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस को गवर्न करने का, चलाने के लिए जो एक सिस्टम बनाया जाता है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस को रन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं और उनसे उस प्लेस को रन किया जाता है वो हो गया उस प्लेस की गवर्नमेंट। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट हम लोग सुनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ रहे हो ना तो आप लोगों को इन चीजों का फर्क समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हो तो दैट मीन्स कि इंडिया को रन करने के लिए सेट ऑफ रूल्स। गवर्नमेंट बोल रहे हो तो मतलब किसी भी प्लेस को रन करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं तो इंडिया को रन करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया क्या है गवर्नमेंट? किसी भी प्लेस को रन करने के लिए जो सिस्टम बनेगा वो गवर्नमेंट है। Any system that will form to run a particular place। वो प्लेस स्कूल भी हो सकता है, वो प्लेस कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हर एक जगह की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, उसको उस प्लेस की गवर्नमेंट बोल देंगे, लेकिन जनरली हम इसको यूज करते हैं गवर्नमेंट के लिए, किसी बड़े प्लेस के लिए। अब इंडिया भी तो एक प्लेस है, इंडिया एक कंट्री है, तो उस कंट्री को रन करने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, A government is an institution or a system made up of a group of people that take care or manage a country or a state. Every government has its own constitution or set of fundamental principles. Fundamental मतलब again basic principle that it follow to ensure effective. It follow to run. Principle that it follow to ensure effective arrangement लिख लो या effective it follow to ensure effective
ऐसे लिखिए कि उस प्लेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए या रन करने के लिए जो एक सिस्टम बनेगा उसको हम गवर्नमेंट बोलेंगे। इंस्टीट्यूशन होगा ये एक, और एक सिस्टम होगा, या सिस्टम बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक्स केयर और मैनेज ए कंट्री और ए स्टेट, और किसी प्लेस को भी लिख सकते हो और प्लेस भी लिख सकते हो, स्टेट और प्लेस। एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो ओवन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह दूसरी चीज ने बोल दिया सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट इट फॉलो टू इंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दैट प्लेस। उस प्लेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस, उस चीज को हम गवर्नेंस बोल देते हैं, या उस चीज को हम गवर्नमेंट बोल देते हैं। समझना भी है इसको, सिर्फ लिखना लिखना नहीं है, आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूं। डन, लिख लिया सबने? क्योंकि जो ये टर्म हम कर रहे हैं ये आप फिर 2 साल तक पढ़ोगे, तो जब भी हम ये टर्म पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये क्यों इस टर्म को यूज किया गया है। पॉलिटिकल साइंस, कहीं हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, कहीं गवर्नमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम स्टेट पे भी आएंगे। अभी आप, एक नया वर्ड है स्टेट। अभी आप लोग तो स्टेट इसको जानते हो कि जो हरियाणा है, यूपी है, ये स्टेट है, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेट नहीं होता। स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। गवर्नमेंट समझ में आ गया? गवर्नमेंट क्या है? एक सिस्टम जो किसी प्लेस को रन करने के लिए इफेक्टिव रूल्स बनाएगा, वो है गवर्नमेंट। वो किसी घर की भी हो सकती है, ठीक है, वो किसी इंस्टीट्यूट की भी हो सकती है, किसी स्कूल की भी हो सकती है, किसी कंपनी की भी हो सकती है। लेकिन जनरली हम जो गवर्नमेंट यूज करते हैं वो करते किसके लिए हैं? किसी कंट्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन ये नहीं कहती वो कि वो कंट्री के लिए ही होगा। डेफिनेशन का मतलब है, गवर्नमेंट का मतलब है एक सेट ऑफ रूल्स बनाना किसी प्लेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए, वो है गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट क्या होता है? इंडिया में कितने स्टेट हैं वैसे नॉर्मली हम बात करें? 28 स्टेट्स हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम करेंगे वो यही करेंगे कि स्टेट क्या है, कंट्री क्या है और नेशन क्या है। हमने सुना है इंडिया इज ए कंट्री, हमने सुना है इंडिया इज ए नेशन, ठीक है। इंडिया एक स्टेट भी है, उसके अंदर जो विद इन स्टेट है वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वर्ड है। वैसे स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, जब हम इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं अलग अलग जो इंडिया में हैं, ठीक है, ये स्टेट और ये स्टेट अलग है दोनों। अभी हम स्टेट को समझेंगे पॉलिटिकल टर्म में, कि पॉलिटिकल टर्म में स्टेट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो समझो, पहले मुझे बताओ कंट्री क्या होता है। ये तो वर्ड आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कंट्री। जब बोलते हैं इंडिया इज ए कंट्री, यूएसए इज ए कंट्री, नेपाल इज ए कंट्री, तो कभी ये भी पढ़ा होगा कि कंट्री क्या होता है, या सिर्फ इतना पढ़ा कि कंट्री मतलब देश। तो हमें पता है कि कंट्री देश होता है। अगर उसको डिफाइन करना पड़ जाए तो हमें कि कंट्री क्या होता है। कंट्री एक ज्योग्राफिकल टर्म है। कौन सा टर्म है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होती है? तो अपने हिसाब से आप चीजों को नोट डाउन करते जा रहा जो आपको नहीं पता हो। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज ज्योग्राफी, ठीक है। अब मैंने कहा कि कंट्री एक ज्योग्राफिकल वर्ड है, एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जैसे गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल टर्म है, ऐसे ही कंट्री एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ठीक है। मॉनिटर या फिर पेन ड्राइव, ये सब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी है। तो हर एक फील्ड की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे मैंने बताया अभी, माउस
कीबोर्ड, मॉनिटर, ये कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी है। गवर्नमेंट, स्टेट, नेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है। ऐसे ही कंट्री जो है ज्योग्राफी को ज्योग्राफी एज ए साइंस ही होता है, ठीक है, तो ज्योग्राफी सोशल साइंस है, ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी में आता है कंट्री। तो कंट्री किसको बोलेंगे? एनी लैंड मास हैविंग फिक्स्ड बाउंड्री इज ए कंट्री। एनी हैविंग फिक्स्ड बाउंड्री इज ए कंट्री। अब सोच के देख लो कि बाकी इन सभी प्लेसेस को हम कंट्री क्यों बोल रहे थे। इंडिया को क्यों बोलते हैं? फिक्स बाउंड्री है। नेपाल को क्यों बोलते हैं? फिक्स बाउंड्री है, ठीक है। यूएसए को क्यों बोल रहे हैं? फिक्स बाउंड्री। तो लिख लो, कंट्री की डेफिनेशन है एनी लैंड मास हैविंग फिक्स्ड बाउंड्री इज ए कंट्री। एंड नीचे लिख भी लेना उसके साथ, कंट्री इज ए जियोग्राफिकल टर्म। कंट्री इज ए जियोग्राफिकल टर्म। हैविंग फिक्स्ड बाउंड्री। कोई भी लैंडमार्क अगर उसकी बाउंड्री फिक्स है तो हम उसको कंट्री बोल देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अच्छा, ये भी लिख लेना, कंट्री इज ए जियोग्राफिकल टर्म। अब आते हैं स्टेट क्या होता है। जब किसी फिक्स्ड जियोग्राफिकल लैंडमास या मैं बोलूं किसी कंट्री को रन करने के लिए अगर गवर्नेंस सिस्टम है, अगर किसी लैंडमास को रन करने के लिए एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बना हुआ है, तो उसको फिर हम स्टेट बोल देंगे। हाँ, वापिस समझो। कोई भी फिक्स बाउंड्री है, उस फिक्स बाउंड्री को रन करने के लिए अगर कोई गवर्नेंस सिस्टम है तो उसको हम स्टेट बोल देंगे। स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है उसी प्लेस के लिए जिसको हम कंट्री बोल रहे थे। दूसरे वे में समझो, अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं रह रहा होता, सिर्फ ये एक लैंडमास होता, तो ये कंट्री है। यहाँ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कब आ सकता है? जब यहाँ कोई रह रहा होगा, कोई पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो किसी लैंडमास पे अगर कोई पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन अपने आप को गवर्न करने के लिए कोई रूल उन्होंने बना रखे हैं, सिस्टम बना रखे हैं, तो उसी लैंडमास को हम पॉलिटिकल टर्म में स्टेट बोल देंगे। उसी लैंडमास को पॉलिटिकल टर्म में क्या बोलेंगे? स्टेट। अब कोई बोले इंडिया इज ए स्टेट, तो आपको हाँ है। क्यों है? क्योंकि इंडिया एक फिक्स बाउंड्री है, वहां पे रन करने के लिए गवर्नमेंट का सिस्टम है, तो इंडिया एक स्टेट है। समझ गए? जो हमने कंट्री वर्ड पढ़ा, उस कंट्री वर्ड में अगर कोई पॉपुलेशन रह रही है उस कंट्री में, और वो पॉपुलेशन रह रही है, तो दैट मींस वो अपने आप को गवर्न भी करेंगे रूल्स और रेगुलेशंस बना के, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन बना के वो एक गवर्नेंस का सिस्टम बनाएंगे उस प्लेस का, तो उस प्लेस को हम क्या बोल देंगे? स्टेट बोल देंगे पॉलिटिकल टर्म में। हाँ, पर्सन ही नहीं रह रहे और कोई गवर्नेंस का सिस्टम ही नहीं होगा फिर, तो वही कंट्री है। तो कंट्री एक ज्योग्राफिकल टर्म है, स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है, बस इतना फर्क है, बोलेंगे उसी जगह को। तो ऐसे लिख लो, कंट्री प्लस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज इक्वल टू स्टेट। तो आप लोगों को ध्यान रह जाएगा, कंट्री प्लस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज इक्वल टू स्टेट। तो अब अगर कोई कहे कि प्रूव करो दैट यूनाइटेड यूएसए इज ए स्टेट, प्रूव करना है, तो आप कैसे प्रूव करोगे उसको? कि देखो यूएसए की एक बाउंड्री है, वहां पॉपुलेशन रह रही है, देयर इज सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। यूएसए की पॉपुलेशन ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं कि वो आप अपने आप को कैसे गवर्न करेंगे, तो वो एक स्टेट है।
क्योंकि स्टेट वही होता है जहां पे एक फिक्स बाउंड्री में कुछ लोग रह रहे हैं एंड उन्होंने अपने लिए रूल रेगुलेशन बना रखी है, हम कैसे अपने आप को गवर्न करेंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन स्टेट्स हैं अगर आप पॉलिटिकल टर्म में देखोगे तो वो भी स्टेट है। अब हरियाणा की एक फिक्स बाउंड्री है, वहां पे एक पॉपुलेशन रह रही है और हम लोगों ने एक गवर्नेंस सिस्टम बना रखा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, वो स्टेट को रन करता है, तो उस वे में वो एक स्टेट भी है। लेकिन जब हम इंडियन स्टेट्स बोलते हैं तो हम इंडिया को भी स्टेट बोल सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत करना। इंडियन स्टेट एक नोमेनक्लेचर है, एक नाम दिया गया है। इंडियन स्टेट जब हम बोल रहे हैं तो वो एक्चुअल में स्टेट नहीं है, वो एक नाम दिया गया है, पॉलिटिकल टर्म नहीं बोल रहे, नाम दे रख दिया है। ठीक है, जैसे ये पेन है, मैं इसका नाम पेंसिल रख दूं, दैट डजंट मीन कि पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो तो एक नाम रख दिया गया है कि इतने भाग को हम एक स्टेट बोलेंगे, इतने को दो स्टेट बोलेंगे। इन्हीं को चाइना में प्रोविंस बोलते हैं। जो इंडिया में स्टेट हैं उन्होंने वो वहां स्टेट नहीं बोलते, वहां प्रोविंस बोलते हैं। कनाडा में कंटोनमेंट बोलते हैं इसी चीज को, ये हम पढ़ेंगे। तो ये नाम है, नोमेनक्लेचर है। एक सर्टेन लैंडमास को, छोटे बड़ी कंट्री में छोटे छोटे लैंडमास हैं, कहीं उनको स्टेट बोलेंगे, कहीं उनको प्रोविंस बोलेंगे, कहीं उनको कंटोनमेंट बोलेंगे। तो वो नेमिंग है, उस पे मत जाना। आप स्टेट वर्ड का मतलब समझो, एक फिक्स्ड लैंडमास और उस पे गवर्नेंस का सिस्टम इज इक्वल टू स्टेट। तो जहां पे भी वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो वो स्टेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेशन पे। लिखेंगे हम इनको नेशन नहीं, पहले समझो, बाद में लिखेंगे। मैं कह रहा हूं बाद में लिखेंगे इनको, अभी समझ रहे हैं नेशन क्या होता है। सुना है इंडिया इज ए नेशन, ठीक है, तो क्या होता है नेशन? which have its own constitution। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो वही हो गया ना, सेट ऑफ रूल, कि मतलब जिसके पास अपना गवर्नेंस सिस्टम है तो वो तो स्टेट हो गया। तो नेशन क्या है फिर, और क्यों इंडिया को नेशन बोला जाता है? और ऐसा भी बोला जाता है दैट इंडिया, देयर आर मल्टीपल नेशन इन इंडिया एज ए नेशन। इंडिया एक नेशन है और उसमें भी मल्टीपल नेशंस है। नेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर एक बिलीफ को मानने वाले लोग रहते हो तो उसको हम नेशन बोलते हैं। नेशन एक बिलीफ सिस्टम है। क्या है? बिलीफ सिस्टम। अब कहोगे कि इंडिया को नेशन क्यों बोल रहे हैं, इंडिया में क्या बिलीफ है? अब कोई पर्सन हरियाणा में बैठा है, लद्दाख में बैठा है, तेलंगाना में बैठा है या तमिलनाडु में बैठा है, सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, यस और नो? तो एक बिलीफ है इन लोगों का, किस पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इन सब लोगों का एक बिलीफ है कि एक नेशनल फ्लैग है इंडिया में। इन सब लोगों का बिलीफ है कि एक नेशनल एनिमल है हमारा, ठीक है। इन सभी लोगों का बिलीफ है कि एक इंडियन क्रिकेट टीम है हम लोगों की, ठीक है। जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है और लेट्स सपोज वी आर द क्रिकेट लवर, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर खेल रहा है मुंबईकर, हम ये बोलते हैं ना इंडिया से खेल रहा है। तो वो क्या है? बिलीफ है। क्या है? बिलीफ है। तो किसी एक प्लेस पे एक बिलीफ को मानने वाले लोग रहते हो तो वो क्या बन जाएगा? नेशन बन जाएगा। तो कंट्री, स्टेट और नेशन तीनों थोड़े से मतलब मिलते जुलते से वर्ड है। कई बार आप देखोगे हम ये भी बोल रहे हैं इंडिया इज ए कंट्री, हम ये भी बोल रहे हैं इंडिया इज ए स्टेट, हम ये भी बोल रहे हैं इंडिया इज ए नेशन। हाँ, इंडिया इज ए कंट्री बिकॉज इंडिया हैज फिक्स बाउंड्री, इंडिया इज ए स्टेट बिकॉज उस फिक्स बाउंड्री में गवर्नेंस सिस्टम है, इंडिया इज ए नेशन बिकॉज उस फिक्स सिस्टम में एक बिलीफ को मानने वाले लोग रहते हैं। तो वो क्या हो गया? नेशन हो गया। तीनों वर्ड्स क्लियर हैं? स्टेट, कंट्री और नेशन, ठीक है। State is a form of human association distinguished from other social group by its purpose, establishment of order and security, its method, law and their enforcement, its territory and the area of jurisdiction। यहीं तक कर लेना। अब ये स्टेट की जो डेफिनेशन है ना, ये पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हम अब इसको अभी नहीं करेंगे, इसको जब हम जैसे पॉलिटिकल साइंस को डिटेल में पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी आप लिखो, मैं लिखवाता हूँ, आप लिखो, पहले लिखो कंट्री लिख लिया आपने, आप लिखो स्टेट। वैसे स्टेट भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, कंट्री प्लस गवर्नेंस सिस्टम इज स्टेट,
ठीक है, तो लिखो नेशन, नेशन। नेशन इज ए प्लेस, नेशन इज ए प्लेस where the people with common belief, people with common belief reside। जहां पे कॉमन बिलीफ को मानने वाले लोग स्टे करते हैं, रिसाइड, रिसाइड का मतलब है स्टे करना, तो उसको क्या बोल देते हैं? नेशन बोल देंगे। दोबारा बोलो, क्या लिखा? नेशन इज ए प्लेस वेयर द रिसाइड, RESID, रिसाइड का मतलब है कि वो स्टे करते हैं, ब्रैकेट में लगाना टू स्टे। तो जहां पे कॉमन बिलीफ को मानने वाले लोग रहते हो वो हो गया नेशन। अब क्या हम ऐसे, क्या हम हरियाणा को नेशन बोल सकते हैं क्या? यस और नो? क्या हम हरियाणा को नेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जो हरियाणा में रहते हैं हरियाणवी कल्चर में बिलीव रखते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में बिलीव रखते हैं, तो कॉमन बिलीफ जहां मिल गया वो एक नेशन हो गया। मुंबई में रहने वाले या महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी में बिलीव रखते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में, मराठी कल्चर को फॉलो करते हैं, तो महाराष्ट्र भी एक नेशन हो गया। तो इसलिए बोला जाता है इंडिया हैज मल्टीपल नेशन विद इन। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशंस हैं, क्योंकि नेशन तो एक बिलीफ है, एक आइडिया है, उसको मानने वाले लोग जहां पे रहते होंगे वो एक नेशन बन जाएगा। ठीक है, तो नेशन हैज नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, नेशन की कोई भी फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। नेशन उन सब लोगों का ग्रुप है जो एक आइडिया को मानते हैं, वो कहीं पे भी रहें वर्ल्ड में वो एक नेशन बनाएंगे। तो ऐसे तो कहोगे कि अगर वर्ल्ड के सभी लोग ह्यूमैनिटीज में बिलीव रखते हैं, कि ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते हैं, तो क्या वर्ल्ड भी एक नेशन हो गया? बिल्कुल हो गया। मैंने इसीलिए बोला ना कि नेशन हैज नो फिक्स बाउंड्रीज, वो तो एक बिलीफ सिस्टम है, जिसको मानने वाले लोग जहां पे रहेंगे वो नेशन बन जाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट लिखे हुए एलिमेंट ऑफ स्टेट। स्टेट की हमने बात की थी, फिक्स बाउंड्री होगी स्टेट में, पॉपुलेशन होगी स्टेट में, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? गवर्नमेंट नहीं होगी। ठीक है, और स्टेट जो है उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी क्या होती है? हम बोलते हैं इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, तो सोवरेन का मतलब क्या है? सबने सुना हुआ है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो उस सोवरेनिटी का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब क्या है? सेल्फ रूल। तो क्या इंडिया में सेल्फ रूल है? हम लोग ही तो गवर्नमेंट चुन रहे हैं ना, तो इंडिया सोवरेन है। ठीक है, तो जो एलिमेंट ऑफ स्टेट में हम एक चीज सोवरेनिटी भी देखेंगे कि वो सोवरेन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरे के अंडर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए उसका, कि इंटरनेशनली उसको मानते हो। जैसे इंडिया को बहुत सारी कंट्री जो है रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिया एक कंट्री है, तो जहां ये सारे फैक्टर आ जाते हैं उसको हम बोल देते हैं कि वो स्टेट है। ये एलिमेंट्स हैं स्टेट्स के, इनमें से अगर कुछ भी फुलफिल नहीं होता है तो उसको हम स्टेट नहीं बोलेंगे। अगर कोई दो पर्सन किसी एक आइलैंड पे जाके बोले कि हमने यहाँ एक गवर्नेंस सिस्टम बना दिया है, आइलैंड क्या होता है? वेरी गुड, लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर इज आइलैंड। तो किसी आइलैंड पे हम 10 लोग जाके कल को रहने लग जाए और हम बोले कि हमने गवर्नेंस सिस्टम बना दिया है यहाँ पे,
तो वो स्टेट नहीं होगा, उसको रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए किसी दूसरी कंट्री से, कोई उसको इंटरनेशनली कोई रिकॉग्नाइज कर रहा हो कि हाँ हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ऐसे कई प्लेसेस हैं वर्ल्ड में। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो कि एक वॉर चल रहा है गाजा वर्सेस इजराइल, सुना है? तो गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी है, एक स्ट्रिप है, पट्टी मतलब एक जगह है, एक टुकड़ा है लैंड का, जो पैलेस्टाइन कंट्री का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो गाजा को बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं करती हैं कि वो स्टेट है, वो खुद कहते हैं कि हम एक स्टेट है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। जो हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज स्टेट, क्योंकि सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में कि किसी स्टेट को स्टेट मानने के क्या क्राइटेरिया है। जो अभी हम समझ रहे हैं वो बेसिक चीजें, कि कल को ये टर्म जब आपके सामने आए तो आप डिफरेंशिएट कर पाओ। जब हम बात करें इंडिया एक नेशन है तो आप समझ पाओ कि नेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन बिलीफ सिस्टम है वहां पे। जब मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान इज ए कंट्री, तो कंट्री मतलब आप समझो कि वहां पे फिक्स बाउंड्री लाइन है। जब मैं बोल रहा हूं यूनाइटेड स्टेट इज ए स्टेट, तो आप समझो कि वहां फिक्स बाउंड्री भी है और वहां पे एक गवर्नेंस सिस्टम भी है। और गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, जो किसी प्लेस पे एक रूल्स रेगुलेशन बना के उसको मैनेज करती है, उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, स्टेट, नेशन, कंट्री, ठीक है, और सोवरेन। डन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि वर्ल्ड में बहुत टाइप की गवर्नमेंट है, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है। कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे कम्युनिज्म है, कहीं सोशलिज्म है, कहीं ओलिगार्की है, अरिस्टोक्रेसी है, मोनार्की है, थियोक्रेसी है, कॉलोनियलिज्म है, टोटलिज्म है, देन मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। तो ये चीजें होती क्या है? ठीक है, ये सारे के सारे होती हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में कौन सी है इनमें से? डेमोक्रेसी भी है और इंडिया में सोशलिज्म भी है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझो, जहां पे ये वर्ड लग जाए इज्म, इज्म क्या है? इज्म किसी की फिलोसफी है। फिलोसफी क्या होती है? बोल नहीं देते, क्यों फिलोसफी झाड़ रहे हो, फिलोसफर क्यों बन रहे हो? हाँ, किसी का थॉट, वो फिलोसफी है। फिलोसफी कुछ नहीं है, क्या है? थॉट्स है। तो बोलते हैं कि इंडिया में इतने फिलोसोफर है, या तो हर घर में फिलोसोफर है, हर पर्सन फिलोसोफर है। ठीक है, तो हर पर्सन फिलोसोफर का मतलब है कि हर पर्सन के अपने इंडिविजुअल थॉट्स हैं। फिलोसफी का मतलब समझ गए? थॉट्स। फिर आप समझोगे, फिर आप सोचोगे फिलोसफी सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कुछ पर्सन्स के थॉट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है। तो जब हम फिलोसफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उन पर्सन्स के थॉट्स को पढ़ते हैं। समझ में आ गया? लेकिन वैसे फिलोसोफर आप भी हो, मैं भी हूं, सब फिलोसोफर हैं, हम सबके अपने थॉट्स हैं, तो वो फिलोसफी होती है। ठीक है, सो इज्म जो है एक टाइप ऑफ फिलोसफी है। जहां पे भी आपको पीछे ये वर्ड इज्म मिल जाए, ये कई जगह पढ़ेंगे हम। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारे वर्ड पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम में हम लोग डेमोक्रेसी के साथ। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। क्रेसी का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना टाइप ऑफ गवर्नमेंट। उसमें पहला गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया में क्या है? रूल बाय द पीपल इज डेमोक्रेसी। सिंपल, खत्म, एक लाइन में। अब अगर हम डिफाइन करें, वैसे तो मैं लिख दिया है, तो लिखो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट
ऑफ द पीपल, कोमा बाय द पीपल, कोमा फॉर द पीपल। मतलब लोगों के लिए ही और लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कई बार एग्जाम जो हम देंगे उनमें पूछा जाता है कि हु सेड दिस? अब्राहम लिंकन। वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट जो आपने लिखी ये अब्राहम लिंकन ने बोली थी। अब ये अब्राहम लिंकन कौन थे? ठीक है, तो लिख लेना ये स्टेटमेंट इट सेड बाय अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। 16th ना भी याद रहे तो कोई जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो। उन्होंने बोला था डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था तो एक काफी फेमस एड्रेस था जिसको हम बोलते हैं गेटिसबर्ग एड्रेस। ये गेटिसबर्ग जो है एक प्लेस है अमेरिका में जहां पे खड़े होके, पहले समझो कि सिविल वॉर क्या होता है। अमेरिका वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच वन इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड? अमेरिका। तो अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था 1783 में। कब? 17। उससे पहले वहां पे भी ब्रिटिश का रूल था। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, ऐसे ही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। ये चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, पूछी जाती हैं। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1775 में स्टार्ट हुआ और 1783 में खत्म हुआ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद अमेरिका जो है फ्री हो गया, जैसे हम लोग 1947 के बाद फ्री हो गए थे। तो अमेरिका में फिर बाद में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, मतलब इंटरनल वॉर स्टार्ट हो गया था। सिविल वॉर उसको बोलते हैं जो अंदर के लोगों का वॉर है, जो उस पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं। तो एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था इस बात को लेके कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे स्टेट बनेंगे, तो सिविल वॉर हो गया। तो सिविल वॉर को खत्म करने के लिए अब्राहम लिंकन ने एक जगह थी गेटिसबर्ग, वहां पे खड़े होकर लोगों को एड्रेस किया था और ये समझाया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तब उन्होंने ये बात बोली थी। तो इसको हम गेटिसबर्ग एड्रेस के नाम से जानते हैं। किस चीज को? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसने बोला? अब्राहम लिंकन ने बोला। अब्राहम लिंकन कौन था? ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, ये याद करने हैं आप लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज जॉर्ज वाशिंगटन, और जिन्होंने ये बोला था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, वो 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। गेटिसबर्ग एड्रेस उन्होंने किया था, तो वहां पे इस चीज को बोला था उन लोगों ने। ठीक है, अब और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है वर्ल्ड की? और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो यूएसए हो गई। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, क्योंकि साइज की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वी आर रीचिंग समवेयर अराउंड 140 करोड़। ठीक है, तो उस केस में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है इंडिया को, और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है यूएसए को। लगभग 200 साल पुरानी डेमोक्रेसी है यूएसए, हम सिर्फ अराउंड 75 ईयर ओल्ड डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या डेमोक्रेसी की भी टाइप होती हैं? पढ़ी होंगी आप लोगों ने, पढ़िए डेमोक्रेसी की टाइप पढ़िए। 2 टाइप होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ है?
डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां होती है जहां पे लोग सीधे सरकार चला रहे हैं, लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां कौन डिसाइड करता है इंडिया में क्या करना है या क्या नहीं करना है? नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम एमपी एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो एमपी और एमएलए जो इंडिया में है वो डिसाइड करते हैं ना पार्लियामेंट में बैठ के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ के कि कैसे हरियाणा को चलाना है या कैसे इंडिया को चलाना है, तो वो हमारे बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर रहे डायरेक्ट। तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां होनी चाहिए? जहां पे एरिया स्मॉल होगा, कुछ ही लोग रह रहे होंगे, क्योंकि वहीं तो पॉसिबल है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलाना। बहुत सारे लोग हैं तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती डायरेक्ट। तो अगर छोटा प्लेस है, कम लोग रह रहे हैं, तो वो बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्मॉल प्लेसेस पे चल सकती है, बड़े प्लेसेस पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो हम जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में तो वहां पे हम देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, की कमी क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, बेनिफिट क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमी, और बेनिफिट क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल देते हैं, क्योंकि यहां पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हम लोगों ने इलेक्ट किए हैं इलेक्शन की हेल्प से, जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, ठीक है। दो टाइप की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इससे पहले आप लोग कभी इतना बेसिक में गए ही नहीं हो, इतना बेसिक समझा ही ना हो चीजों को, और ये चीजें हो रही हैं सारी हमारे सराउंडिंग में, जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स सराउंडिंग में हो रही है, स्टेट्स है, कंट्री है, नेशन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इंडिया में जो गवर्नेंस है वो 3 लेवल पे होता है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम है इंडिया में, वो 3 लेवल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये सबने पढ़ा होगा। यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इंडिया में, इसको हम बोलते हैं टीयर ऑफ गवर्नेंस। दिस इज टीयर 1, नॉट टायर, दिस टीयर, टीयर 2 और टीयर 3। तो टीयर 3 जो गवर्नेंस सिस्टम है हम लोगों का, उसको वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। गांव में अगर जाओगे, ठीक है, या वार्ड्स में देखें, शहर में वार्ड होते हैं, वार्ड में जो लोग फैसला लेते हैं बैठ के कि भी क्या किया जाएगा उस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, एक चीज और भी समझना, जब मैं वर्ड बोल रहा हूं उस चीज को आप देखोगे कि प्रैक्टिकली बहुत बार वो चीज नहीं हो रही होगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन सबसे मेजर इशू है। कितना मेजर है आप लोग धीरे धीरे समझोगे। जैसे मैंने अभी कहा कि वार्ड में सभी लोग इकट्ठा होकर डिसीजन ले सकते हैं कि उस वार्ड के लिए क्या किया जाए, लेकिन आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं वार्ड्स के लिए, ठीक है। तो वो है इश्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो हम पढ़ेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी की इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यू है। ऐसे ही गांव में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का हर कोई मेंबर होता है जो 18 साल से ऊपर की एज का होता है। वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि गांव में क्या होना चाहिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो ग्राम सरपंच होता है उसके पास कोई पावर नहीं होती है। ही इज ए पावरलेस पर्सन। पावरलेस का मतलब है कि हम अगर करेक्ट वे में बोलते, अथॉरिटी उसके पास ऐसी कोई नहीं होती है। उसको जस्ट लोगों का कहना मानना होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कह रहे हैं उसको वो करना होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता।
रीजन बीइंग बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। उनको पता ही नहीं है कि उन लोगों के पास ऐसे राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं। अगर गांव के मेजोरिटी ऑफ पीपल बोलते हैं कि यहाँ सड़क बननी चाहिए, तो सरपंच का काम है वहां पे सड़क बनवाना बस। यहाँ पे सरपंच को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए कि वो एक पॉलिटिकल पोस्ट है। लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसके पास तो ऐसी कोई पावर ही नहीं है जो वो पावर यूज करता है। वो पावर तो लोगों को यूज करनी होती है, लोग यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर इलिटरेट मोस्ट ऑफ देम। और लिटरेसी है भी तो उस लेवल पे नहीं है जहां पे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी समझ रखते हैं जितना धीरे धीरे आप लोगों को होगी कि आप लोगों के क्या क्या राइट है। उनमें से कई बार आपको भी सरप्राइज होगा कि आप लोगों के पास ऐसे राइट आप लोगों को पता ही नहीं थे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो गांव से आ रहे हैं या जो हम वार्ड बना रहे हैं, उस वार्ड में एक एमसी होता है जिसको हम अपॉइंट करते हैं। उसका काम ये होता है कि वार्ड के लोग मिलके जो कहेंगे वो उसको करना होता है, लेकिन वो वार्ड के लोग इकट्ठा ही नहीं होते। तो अब गवर्नमेंट उनको इकट्ठा नहीं कर सकती ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको इकट्ठा नहीं कर सकता। उसने राइट दे दिया, वो अपने राइट का यूज नहीं कर रहे, इट इज देयर फॉल्ट। ठीक है, तो बहुत बार हम चीजों को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि ये चीज तो हो नहीं रही है, तो वहां पे आप समझ जाना किसका इश्यू है? इंप्लीमेंटेशन का इश्यू है जो इंडिया में रहेगा। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि इंडिया में लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? इंडिया में जब हम बोलते हैं कोई पर्सन लिटरेट है, किसको बोलते हैं? मतलब ऐसा पर्सन जो 7 साल से बड़ा हो और पढ़ सकता और लिख सकता हो, उसको लिटरेसी में काउंट करते हैं। अब वो क्या पढ़ रहा है क्या लिख रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल लिटरेसी देखोगे ना, जिस टर्म में कि भी उस पर्सन को अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस है, उसके राइट्स के बारे में अवेयरनेस है, तो इंडिया में 10% लिटरेसी भी नहीं मिलनी ऐसे तो। जो अभी फिलहाल लगभग 75-80% के अराउंड की लिटरेसी है इंडिया में। ठीक है, वो लिटरेसी किस कंडीशन पे है कि लिटरेसी की डेफिनेशन ये है कि 7 साल से बड़ा हो और पढ़ सकता और लिख सकता हो। तो ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, तो वो उनको लिटरेट मानते हैं। कोई डिग्री नहीं है लिटरेसी की डेफिनेशन में। अगर कोई डिग्री डाल दी जाए या कोई ऐसा क्राइटेरिया डाल दी जाए कि पर्सन अपने राइट्स के बारे में सेल्फ अवेयर हो, तो 5% भी नहीं मिलने इंडिया में लिटरेट पर्सन। ठीक है, तो अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन, ये दो हमेशा चैलेंज रहे हैं इंडिया में और हमेशा चैलेंज रहने वाले हैं जब तक इन पे काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो जो थर्ड टीयर है वहां पे कौन सी डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सेकंड टीयर पे तो हम लोग किसको चूज करते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो किसी भी स्टेट की कैपिटल में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां बैठते हैं एमएलए। सुना होगा, जैसे रोहतक से भी एमएलए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हरियाणा में कितने एमएलए होते हैं? 90। वेरी गुड, हरियाणा में 90 एमएलए होते हैं। पता होना चाहिए आप लोगों को ये चीज, ये तो वैसे भी सोशल जर्नल अवेयरनेस की। हरियाणा में 90 एमएलए होते हैं। ठीक है, टीयर 1 गवर्नमेंट में हम एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं हरियाणा से? नहीं, 15। 10 जो आप बात कर रहे हो वो लोकसभा में है, 5 राज्यसभा के कहां जाएंगे? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट? अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज पार्लियामेंट, तो उसको बताओ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, या 3 चीजों से मिलकर पार्लियामेंट बना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो जब हम एमपी चुन के भेजते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, एमएलए को भी हम डायरेक्ट चुनते हैं। इलेक्शन होता है, वोट करते हैं हम लोग,
स्टेट के जो उस पे आ रहा हूं मैं, स्टेट में इलेक्शन होता है तो एमएलए चुनते हैं, वोटिंग राइट है, 18 साल से ऊपर जो है उनके पास वोटिंग राइट है, ठीक है। ऐसे ही एमपी का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट एमपी चुनते हैं। लेकिन एमपी में हम सिर्फ लोकसभा के एमपी चुनते हैं, राज्यसभा के एमपी नहीं चुनते। उनको चुनने का वे इनडायरेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्टली लोग नहीं चुनते उनको, ठीक है। उनको कौन चुनते हैं? उनको ये लोग चुनते हैं जो राज्यसभा में जाएंगे, और कुछ और लोग भी हैं उनको जो चुनते हैं, ठीक है। वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो इलेक्शंस भी इंडिया में दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डेमोक्रेसी भी दो टाइप की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट। कोई पूछ ले क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है? कहां पे? थर्ड टियर पे, लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, क्लियर नाउ। और ये 3 टियर ऑफ गवर्नेंस है इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। लिखो, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। उसके नीचे लिखो, हेड ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ कंट्री इज इक्वल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी लिखा है आप लोगों ने, गवर्नेंस सिस्टम 3, देयर आर 3 टियर ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। लिख लिया? लिखो अगर नहीं लिखा तो इसको भी। टियर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, टियर उसके आगे लिख लेना एमपी होते हैं वहां पे। टियर 2 स्टेट गवर्नमेंट, एमएलए होते हैं। और टियर 3 में लोकल गवर्नमेंट, जहां पे विलेज में अलग से होगा और सिटीज में अलग से होगा। हम इन सब चीजों को दोबारा भी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम 2, 3, 4 क्लास में बेसिक फाउंडेशन में आपको बेसिक वर्ड्स बताऊंगा, ताकि वो वर्ड जब बुक में हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे इंडिया इज ए नेशन, तो आपको पता होना चाहिए नेशन का मतलब क्या है। जब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो आपको समझ में आना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, कि मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजी हुई, ये आप लोगों को रिवाइज करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो पहली 4-5 क्लास में हम बस ये टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो आपके सराउंडिंग में है, लेकिन हमने पढ़ी है, सुनी है, लेकिन हमें मतलब नहीं पता उनके, ठीक है।